जंगल में सभी पंछी खुशी खुशी रह रहे थे। जंगल में टूनी चिड़िया, रानू मौसी, कालू और उसकी पत्नी रह रहे थे। इस जंगल में खाने पीने की कोई भी कमी नहीं थी। सभी पंछियों ने अपना अपना फल का पेड़ भी लगाया था। टूनी, सर्दी का मौसम आने वाला है। हमें जल्दी से जल्दी अपने अपने घरों की मुरम्मत कर लेनी चाहिए। हाँ रानू मौसी, लेकिन सर्दी आने में अभी समय है। ऐसे ही बातों में टूनी घर की मुरम्मत को लेकर बात टाल देती है। कालू कौवा और उसकी पत्नी तो पहले ही कामचोर थे। वे हमेशा रानू मौसी और टूनी चिड़िया पर ही निर्भर रहते थे। धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी थी। पंछियों ने अपने अपने घरों की मुरम्मत भी कर ली थी, लेकिन सर्दियों में भोजन की भी कमी आ जाती थी। अगली सुबह, टूनी चिड़िया, कालू कौवे, सर्दी अब बढ़ रही है। हमें बर्फबारी से पहले पहले भोजन इकट्ठा कर लेना चाहिए। ठीक है रानू मौसी, हम आज ही भोजन लेने जाएंगे। फिर सारे पंछी भोजन की तलाश में पहाड़ों पर चले जाते हैं। सारा दिन भोजन ढूंढने पर भी उन्हें भोजन नहीं मिलता है, क्योंकि सारा भोजन दूसरे जंगलों से आए पंछी लेकर चले गए थे। रानू मौसी, जंगल में भोजन तो नहीं है। अब हम क्या खाएंगे? कल से बर्फबारी भी शुरू हो जाएगी। टूनी, हमने भोजन लेने आने में देरी कर दी है। दूसरे जंगलों से आए पंछी सारा भोजन लेकर चले गए हैं। हाय राम, अब हम इन सर्दियों में क्या खाएंगे? अगर हमें भोजन नहीं मिला तो हम इन सर्दियों में मर जाएंगे। सारे पंछी बिना भोजन के अपने अपने घोंसलों में लौट आते हैं और उसी रात को खूब बर्फबारी हो जाती है। सारा जंगल सफ़ेद चादर से ढक जाता है। उसी रात दूसरे जंगल से बुलबुल आती है। ज़्यादा सर्दी पड़ने से उसका घर टूट चुका था। बुलबुल बेघर हो चुकी थी। वह सभी का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता है। निराश मन से बुलबुल पेड़ों के पत्तों के नीचे आ बैठती है। तभी उसकी नज़र बड़े से सेब के घर पर पड़ती है। वह उसमें चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सेब। अगले दिन सारे पंछी जादुई सेब देखकर हैरान हो जाते हैं। अगर हम ऐसे ही भूखे रहे तो हम इतनी ठंड में मर जाएंगे। ऐसे पंछी आपस में बातें कर रहे होते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद सभी पंछियों के पास भोजन खत्म हो जाता है, लेकिन बुलबुल रोज नए नए पकवान खा रही थी। रानू मौसी, अब तो हमारे पास भोजन भी खत्म हो गया है, लेकिन ये बुलबुल रोज अलग अलग पकवान खाती है। अगर हम ऐसे ही भूखे रहे तो हम इतनी ठंड में मर जाएंगे। रात हो जाती है। सारे पंछी अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं। रात में बर्फबारी इतनी ज़्यादा होती है कि सभी पंछियों के घोंसले टूट जाते हैं। सभी पंछी इकट्ठे होकर बुलबुल के पास मदद को जाते हैं। आप सभी इतनी ठंड में इधर क्या कर रहे हो? हम सभी के घर ज़्यादा बर्फबारी में टूट गए हैं। क्या आप हमें अपने घर में रहने दोगे? फिर सभी पंछी बुलबुल से माफ़ी मांगकर उसके घर में आ जाते हैं। बुलबुल सभी पंछियों को माफ़ करके अपने घर में रख लेती है और उन्हें खाने को भी ढेर सारा खाना देती है। फिर इस तरह सभी पंछी खुशी खुशी मिलकर उस जादुई सेब में रहने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने 2 बेटियों को जन्म दिया था। टुनटुनी के पति की इच्छा थी तीसरे अंडे से बेटा पैदा हो। देखते देखते अंडा फूटने का समय आ चुका था। वो तीसरे अंडे से भी बेटी पैदा हुई।
अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकता हूँ। 3 बेटियों का बोझ मुझसे नहीं उठाया जाता है। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो पहले ही बोला था तीसरा अंडा नहीं चाहिए। आपने बोला था तीसरा बेटा हो सकता है। जब बेटी हो गई तो आप हम सबको अकेला छोड़कर जा रहे हो। पास में खड़ी बुलबुल बोली, कालू, ये कहाँ का न्याय है? तुम ऐसे ही पत्नी और बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते हो। अगर इतनी ही फिक्र है बुलबुल मौसी, तो तुम ही उठा लो मेरे घर की जिम्मेवारी। इतना कहकर कालू वहाँ से चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। अब मैं क्या करूँगी? मेरी इन 3 बेटियों की देखभाल कौन करेगा? कालू हमें अकेला छोड़कर चला गया है। तुम चिंता ना करो टुनटुनी बहन, हम सब मिलकर इन बच्चियों का पालन पोषण करेंगे। कालू चला गया तो क्या हुआ, हम सब है ना तुम्हारी मदद करने के लिए। अगली सुबह सब पंछी भोजन लेने जाते हैं तो टुनटुनी को भी अपने साथ ले जाते हैं। पंछी अब ज़रूरत से ज़्यादा भोजन इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि अब उन्हें भोजन का कुछ हिस्सा टुनटुनी को भी देना था। इस तरह काफ़ी समय गुजर जाता है। टुनटुनी और उसकी बेटियों की ज़िंदगी ठीक चल रही थी। दूसरी तरफ कालू कौवा अकेला सोच रहा होता है, अपने घर की कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी। समय पर भोजन भी मिल जाया करता था। टुनटुनी मेरा कितना ख्याल रखती थी। घर छोड़कर और जिम्मेवारी से भागकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। आखिरकार है तो वो मेरी ही बेटियां। मुझे घर वापस जाना चाहिए। कालू घर का दरवाजा खटखटाता है। टुनटुनी कालू को देख खुश हो जाती है। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे मेरी गलती का एहसास है। आप मुझसे माफ़ी ना मांगे। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको जंगल के बाकी पंछियों से माफ़ी मांगनी होगी जिन्होंने मेरे बुरे समय में मेरा साथ दिया था, मेरी बच्चियों का पालन पोषण किया। फिर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया जंगल के बाकी पंछियों के पास जाते हैं। मुझे माफ कर दो बुलबुल मौसी, मैंने आपके साथ बदतमीजी से बात की थी। अगर आप मुझे माफ कर दो तो मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह सकूं। कालू, तुम्हें अपनी गलती का पता चल गया, इतना ही काफ़ी है। हम सब पंछियों ने तुम्हें माफ़ किया। पंछियों के माफ़ करने के बाद कालू कौवा और टुनटुनी अपनी बच्चियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं। वहीं पास के जंगल में कालू कौवा के यहाँ बड़ा हादसा हो जाता है। उसकी बेटी खाना बनाते हुए पूरी तरह से जल जाती है। घर वाले उसे जला हुआ देखकर बड़ी परेशान थे। नीम हकीम हर जगह की दवा उसकी करा चुके थे, लेकिन कोई भी उसके चेहरे और हाथों को ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी टूना के जंगल का एक पक्षी कालू कौवा के पास किसी काम से जाता है और जब उन्हें उनकी बेटी की परेशानी का पता चलता है, अरे कालू कौवा जी, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे जंगल का टूना ऐसा दवाई देता है, बस 1-2 बार ही इस्तेमाल से रोगी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मेरी बात मानो, अपनी बिटिया को वही दिखा आओ। सचमुच में अगर मेरी बेटी को उसकी दवाइयाँ लग गई और मेरी बेटी सही हो गई तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उसका घर अनाज से भर दूंगा। फिर क्या सोच रहे हो? चलो जी, हम टूनी को लेकर टूना के पास जाते हैं। टूनी अपने चेहरे को हर समय दुपट्टे से ढककर रखती थी। उसे अब बाकी लोगों से मिलने जुलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो कोई भी उसके झुलसे हुए चेहरे को देखता तो उसके मुंह से एक बार को चीख निकल ही जाती। जब टूनी को ये बात पता चलती है तो वो खुश तो होती है, लेकिन वो फिर उदास हो जाती है। माँ, मैं थक गई हूँ। कभी इस डॉक्टर के पास जाओ, कभी उस वैद्य के पास जाओ, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे नहीं जाना कहीं पर भी। बेटा, उस जंगल के पक्षी ने कहा है
उस जंगल के टूना के हाथ में बहुत सफाई है। उसके हाथ की दवाइयाँ पक्षियों को जल्दी ठीक कर देती है। मैं मानती हूँ हम बहुत जगह घूमे हैं, पर अपनी माँ के कहने पर बस एक बार तू मेरे साथ चल तो सही। फिर अगले दिन टूनी को लेकर टूना के जंगल आ जाते हैं। आइए आइए, बताइए क्या हुआ है। ये मेरी बेटी टूनी है। इसका चेहरा खाना बनाते वक्त जल गया। इसका चेहरा पूरी तरह से सुलझ गया है। बहुत इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें किसी ने बताया तुम्हारे पास जादुई दवाई है। अगर आप इसी तरह दुपट्टा लपेट कर बैठे रहेंगी तो मैं कैसे देख पाऊंगा कि आपका चेहरा कितना जला हुआ है तथा आपको क्या दवाई देनी है। नहीं, मैं अपना दुपट्टा नहीं निकालूंगी। पिताजी ने बता दिया ना मैं कितनी जली हूँ। जो भी मेरा चेहरा देखता है वो डर जाता है। भला ये क्या बात हुई? तुम अगर डॉक्टर को नहीं दिखाओगी तो वो फिर इलाज कैसे करेगा? टूना उसे बहुत समझाता है और आखिर टूनी अपना दुपट्टा उतार देती है। टूना देखता है कि उसका एक तरफ का चेहरा और हाथ बुरी तरह से जला है। टूना उनको 2 बोतल उठाकर देता है। ए जादुई जामुन के पेड़ से टूटे हुए जामुनों, मैं यह दवाई उस टूनी को दे रहा हूँ। टूनी को जल्दी से अच्छा कर देना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। टूना उस दवाई को कालू कौवे को दे देता है और 1 हफ्ते बाद आने को कहता है। टूनी जी, आप 1 बोतल और लीजिए और इसे अपनी जली हुई जगह पर लगा देना। देखना आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। और दुपट्टे को हर वक्त लपेट कर मत रखना। टूनी को कोई उम्मीद नहीं थी। वो मरे मन से टूना से वो बोतल ले लेती है और घर जाने पर अपनी माँ से कहती है, भला ऐसी कोई दवाई होती है कि उसे खाओ पियो लगाओ और ठीक हो जाओ? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। दवाइयाँ खाई और लगाई ही तो जाती है। तुम एक बार खाकर तो देखो। अगर आराम नहीं पड़ा तो हम नहीं जाएंगे। सच में अगर आराम हो गया तो सोचो तुम कितनी सुंदर दिखोगी। बस माँ, तुम मुझे ऐसे ही ख्वाब दिखाती रहती हो और दवाइयाँ खिलाती रहती हो। गोरी कौवी बड़ी पाबंदी के साथ टूनी को रोज दवाई देती और चेहरे पर भी लगाती। 3 दिन में टूनी को झुलसे हुए चेहरे ठीक दिखाई देने लगी। अब उसका मन थोड़ा खुश था और अब खुशी खुशी दवाई खा रही थी और दवाई लगा भी रही थी। 1 हफ्ते होते ही उसके दाग बहुत हल्के हो गए थे। माँ, सचमुच में वो तो जादुई दवाई है। देखो तो मेरा चेहरा कितना अच्छा हो गया है। चलो ना माँ, आज हम फिर जाकर दवाई ले आते हैं। हाँ मेरी बच्ची, हम जरूर चलेंगे। टूनी भी एक बार आकर दवाई लेकर चली जाती है। अब वो बिल्कुल ठीक थी और जब टूनी का चेहरा पूरी तरह से ठीक हो गया तो वह पहले की तरह सुंदर दिखाई दे रही थी। एक दिन कालू कौवा, गोरी कौवी और टूनी टूना को मिलने आते हैं। अरे टूनी जी, अब तो आप बिल्कुल ठीक हो गई हैं और सच में आप बहुत सुंदर भी हैं। बेटा, मैं तो तुम्हारी माँ से मिलने आया हूँ। क्या तुम्हारी माँ से बात हो सकती है? तभी टूना की माँ वहाँ आ जाती है और कालू कौवा उसकी माँ से कहता है, अगर हम चिराग लेकर भी ढूंढे तो हमें टूना जैसा दामाद नहीं मिल सकता। आप हमारी टूनी को अपने घर की बहू बना लो। और ये सुनकर टूना मन ही मन बहुत खुश हो जाता है। और कुछ दिन बाद टूना की शादी टूनी से हो जाती है। जादुई जामुन के पेड़ की वजह से अब टूना का जीवन बहुत ही खुशहाल था। जंगल में रानो नाम की चिड़िया चूड़ियाँ बेचने का काम किया करती थी। अपने बच्चों की खुशी और पालन पोषण के लिए रानो बहुत मेहनत किया करती थी। चाहे ठंड हो या फिर जोरों की बारिश,
रानो घर घर जाकर चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। उसी जंगल में गौरी के पति कालू की बहुत बड़ी चूड़ियों की दुकान थी। इसीलिए सारे पंछी कालू की दुकान से चूड़ियां खरीदा करते थे। एक दिन रोज की तरह रानो चूड़ी बेच रही थी। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, आओ बहन, चूड़ी ले लो। तभी दूसरे जंगल से आई मीठी चिड़िया रानो के पास आती है। सुनो रानू मौसी, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। ठीक है। तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है। सुनो मैडम जी, आप यहाँ से चूड़ी क्यों खरीद रही हो? मेरे पति की बड़ी चूड़ियों की दुकान है। वहाँ पर आपको अलग अलग डिजाइन की चूड़ियाँ मिल जाएंगी, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ। अच्छा, फिर तुम रहने दो चिड़िया, मैं इनकी दुकान से चूड़ी खरीद लूंगी। गौरी उस चिड़िया को अपने साथ लेकर जाती है। बेचारी रानो कुछ कर नहीं सकती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन रानो के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। रानो चिड़िया उदास हो जाती है। तभी उसके पास गौरी आ जाती है। गौरी रानो से बहुत बहसबाजी करती है और गुस्से से रानो की टोकरी में लात मार देती है। ये ले, अब बेच अपनी चूड़ियाँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी वहां से चली जाती है। बेचारी रानो चिड़िया अपनी टूटी चूड़ियों को देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं अपने बच्चों को कैसे पालूंगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं दोबारा से चूड़ियाँ खरीद सकूं। रानो दुखी मन से घर चली जाती है। घर आकर देखती है तो बच्चे ठंड से कांप रहे होते हैं। अरे बच्चों, तुम्हें तो ठंड लग रही है, मैं तुम्हें अभी कंबल निकाल कर देती हूँ। रानो बच्चों को बड़ा सा कंबल निकाल कर दे देती है। बच्चे उस कंबल की गर्माहट में सो जाते हैं। अगली सुबह पूरा जंगल बर्फ से ढक जाता है। ठंड इतनी ज्यादा थी कि कोई भी पंछी काम पर नहीं जाता है। उसी रात दूसरे जंगल से भूखी और ठंड से कांपती चील अपना रास्ता भटक जाती है और वो सीधा कालू के घर का दरवाजा खटखटाती है। इस वक्त कौन है इतनी ठंड में जो हमारा दरवाजा खटखटा रहा है? ऐसे बोल ही रही थी गौरी, तभी चील उसके सामने आ जाती है। चील, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रही हो? ठंड और रात ज्यादा हो गई है, इसलिए मुझे अब यहाँ रुकना होगा। पर चील, इतनी ठंड में हम कहाँ जाएंगे? मुझे भूख भी बहुत लगी है। इतना सुनते ही गौरी और कालू घर छोड़कर वहां से जंगल में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी ठंड में कहाँ जाया जाए। कालू को एक रास्ता दिखाई देता है। जंगल में इस वक्त रानो मौसी ही मदद कर सकती है, लेकिन गौरी रानो के घर जाने में आनाकानी करती है। जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो जा रहा हूँ रानू मौसी के यहाँ। कालू रानो मौसी के घर आ जाता है और गौरी पीछे पीछे। रानू मौसी, दरवाजा खोलो, मैं कालू। कालू, गौरी, तुम इतनी रात गए, यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। रानो मौसी दोनों को जल्दी से एक गरम कंबल और एक एक कप चाय देती है। फिर कालू सारी घटना रानो मौसी को सुनाता है। कोई बात नहीं कालू, ये भी आप ही का घर है। गौरी अंदर ही अंदर रानो मौसी से माफी मांगने को हो रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत करके गौरी, मौसी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कैसा बुरा बर्ताव? मुझे भी बताओ। कोई बात नहीं गौरी, रात गई बात गई, मैंने तो कब का बुला दिया है वो सब। फिर गौरी सारी बात कालू को बताती है
कि कैसे उसने रानू मौसी की सारी चूड़ियों को तोड़कर बेकार कर दिया था। गौरी, तुम इतना गिर सकती हो? मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें तो मुझे अपनी पत्नी के अगली सुबह रानू कालू की दुकान पर काम करने जाती है और शाम को कालू रानू को उसके बदले में उसकी पगार दे देता है। इस तरह रानू को काम भी मिल जाता है और वह अच्छे से अपने बच्चों का पालन पोषण करना शुरू कर देती है। यह एक सुंदर और बड़े से जंगल की कहानी है। इस जंगल में कई तरह के पंछी रहा करते थे। पंछियों को अपने अंडों और छोटे छोटे बच्चों का पूरा ध्यान रखना पड़ता था। एक दिन एक चिड़िया और उसका पति दूसरे जंगल से इस जंगल में रहने आए थे। उस चिड़िया का दूसरे जंगल में सब कुछ बर्बाद हो गया था। अरे ओ चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें इस जंगल में। हाँ, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मेरा घर जंगल में आग लगने से जल गया था। मैं और मेरा पति जान बचाकर बड़ी मुश्किल से बचे हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीठी है। मीठी, तुम ऐसा करो, मेरे घर के नज़दीक ही अपना घर बना लो। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। फिर मीठी और उसका पति टूना घर बनाने का सामान इकट्ठा करने में जुट जाते हैं। शाम तक मीठी और उसका पति टूना घर का ढांचा खड़ा कर लेते हैं। फिर टूनी चिड़िया उस रात मीठी और टूने को अपने घर पर रख लेती है। अगली सुबह टूनी और बाकी पंछी भोजन लेने दूर दूर से जंगल में जाते हैं, परंतु मीठी और टूना चिड़िया अपना घर पूरा बनाने में लग जाते हैं। जब तक बाकी पंछी भोजन लेकर वापस आते हैं, तब तक मीठी का घर बनकर तैयार था। मीठी, तुमने तो अपना पूरा घर तैयार कर लिया है, पर आज शाम को तुम भोजन में क्या खाओगी? या फिर हम में से किसी के घर डाका डालोगी? गौरी, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती हो। क्या हुआ अगर मीठी के पास कुछ खाने को नहीं है? मैं उसे अपने भोजन में से कुछ हिस्सा दे दूंगी। इतना कहकर सभी पंछी अपने अपने घोंसलों में आराम करने निकल पड़ते हैं। उसी रात मीठी चिड़िया 2 अंडे दे देती है। शुक्र है हमने अपना घोंसला आज तैयार कर लिया था, नहीं तो मुझे अपने अंडे किसी और के घोंसले में देने पड़ते। मीठी, भगवान जो भी करते हैं सबके भले के लिए ही करते हैं। अब हमें इस जंगल में सावधानी के साथ रहना होगा। हमें नहीं पता है इस जंगल में कौन कौन से खतरे हैं। सुबह होते ही सब पंछियों को मीठी के अंडों के बारे में पता चल जाता है। टूनी मीठी के घर आ जाती है और मीठी से बोलती है, मीठी, अब तुम्हें थोड़े दिन आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि तुमने अभी अभी अंडे दिए हैं, जिससे तुम ज़्यादा देर तक नहीं उड़ पाओगी। भोजन लेने के लिए अपने पति को हमारे साथ भेज देना, इससे तुम्हें थोड़े दिन आराम भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ गौरी अपने पति कालू से कहती है, जी देखिए टूनी को कितनी खुश हो रही है, जैसे वो अंडे मीठी के ना उसके अपने अंडे हो। गौरी, तुम टूनी से इतना जलती क्यों हो? वो तो हमेशा जंगल में सबकी मदद करती है। मैं तो कहता हूँ तुम्हें भी टूनी से कुछ सीखना चाहिए। जी आप कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे हो? आपको शाम का खाना चाहिए या नहीं? कालू चुप कर जाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। गौरी ने भी 2 अंडे दिए थे। गौरी बहुत ही खुश थी, क्योंकि काफ़ी समय बाद गौरी के घर खुशियाँ आने वाली थी। टूनी गौरी को भी बधाई देने आती है, लेकिन गौरी टूनी को खरी खोटी सुनाकर घर से निकाल देती है। लेकिन गौरी को पता नहीं था कि उसके घर पर जल्दी ही मायूसी छाने वाली है। शाम होते ही घने बादल छा जाते हैं। बादल पानी से पूरी तरह भरे पड़े थे। जैसे ही बारिश शुरू होती है, साथ में तेज़ तूफानी हवाएं भी चल पड़ती हैं। हवाएं इतनी तेज़ थी कि गौरी के घर की छत हवा में उड़ जाती है।
हाय राम, ये क्या हो गया? हमारे घर की छत उड़ गई। बड़ी मुश्किलों से हमारे घर में नन्हे मेहमान आने वाले हैं। टूनी को गौरी की आवाज़ सुनाई देती है। वो जल्दी से गौरी के अंडों को सुरक्षित अपने घोंसले में ले आती है। लगातार 2 दिन मूसलाधार बारिश लगने से कालू और गौरी टूनी के घर पर रहते हैं। गौरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि वो टूनी को कितना गलत समझती थी। गौरी टूनी से माफ़ी मांगती है। फिर सारे पंछी खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगते हैं। अरे, ये बरसात का मौसम भी हम गरीबों की परेशानी बढ़ा देता है। लाडो बहू, ओ लाडो बहू, पता नहीं ये लाडो बहू कहाँ चली गई। मैं इधर हूँ माँ जी, आंगन में। देखिए माँ जी, हमारे आंगन में कितने फूल खिले हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी, इन फूलों को गूंथकर हमारी झोंपड़ी को सजा दूँ, ताकि देवर जी की शादी में हम गरीबों की झोपड़ी में थोड़ी रौनक आ जाए। जैसे तुम्हें सही लगे बहू, जल्दी से अंदर आ जा। टूना को हल्दी भी लगानी है। पूरा परिवार टूना को हल्दी लगाता है। देवर जी, मैं भाभी होने के नाते भगवान से बस यही मांगती हूँ कि यह हल्दी का शुभ रंग आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। शुक्र है लाडो भाभी। घर के सारे सदस्य टूना को हल्दी लगाते हैं। तभी लाडो के ससुर आ जाते हैं। सभी को शादी का न्योता दे आए आप। शादी का न्योता तो दे आया हूँ, पर शादी में गिने चुने ही चिड़िया हम गरीबों की शादी में आएंगे, क्योंकि हम झोपड़ी में रहते हैं। कोई बात नहीं बाबूजी। अगले दिन बहुत ही कम चिड़ियों के साथ बारात दुल्हन के घर आती है। यहाँ टूना और टूनी की शादी हो जाती है और टूनी ससुराल आ जाती है। लाडो बहू जाकर आरती की थाली ले आ। जी माँ जी। टूनी बहू अंदर आओ। यूँ तो टूनी के ससुराल में टूटी फूटी झोपड़ी थी, मगर टूनी के ससुराल वाले रूखी सूखी रोटी भी मिल बांट कर खाया करते हैं। रात बहुत हो चुकी है, चलो अभी सभी सो जाओ। लाडो और टूनी सोने के लिए सूखी घास को बिछाती हैं। झोपड़ी में जगह कम होने के कारण किसी न किसी को जागते रहना था। तभी बादल जोरों से गरजने लगते हैं। बारिश आने ही वाली थी। तभी लाडो की साथ सोचने लगती है, हे ऊपर वाले, भगवान के लिए आज हमारी छत पर मत बरस। आज ही मेरे बेटे की नई शादी हुई है और हम गरीबों की झोपड़ी में नई बहू आई है। थोड़ी देर बाद सबकी आंख लग जाती है। तभी बेहद तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है, जिससे घर की मिट्टी गलने लगती है और तूफान में छत की घास निकल जाती है, जिस कारण उस घर की छत से जगह जगह से टपकने लगती है। झोपड़ी में पानी भर जाता है, जिस कारण सबकी नींद खुल जाती है। सारी रात पूरा परिवार एक कोने में बैठकर गुजारता है। सुबह होते ही बारिश थम जाती है। टूनी अपने परिवार को टूटा हुआ देख बोलती है, माँ जी, माना कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, पर सच तो ये है कि घर पैसे से नहीं, परिवार से बनता है। टूनी की बातें उनके गरीब ससुराल वालों की हिम्मत को नए हौसले से भर देती है। यहाँ टूना, बंटी कबूतर लकड़ियाँ काटते हैं, तो वहीं टूनी लाडो घास इकट्ठा करती है। शाम होने से पहले
पूरा परिवार झोपड़ी तैयार कर लेता है। झोपड़ी के अंदर आकर टूनी के ससुराल वालों के चेहरे खुशी से खिल उठे। अब रात भर हम में से किसी को जागना नहीं पड़ेगा। सुना था बहुएं ससुराल के घर आंगन में लक्ष्मी का रूप बनकर आती है, लेकिन टूनी बहू, तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम गरीबों की झोपड़ी में ऊपर वाले का भेजा कोई फरिश्ता हो तुम। वरना जब हमारे सर पर छत ना थी तब तुम अपने घर भी जा सकती थी। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ और बहू का संसार उसके ससुराल से ही होता है। और विदाई के वक्त पिताजी ने कहा था, शादी के बाद ससुराल का सुख दुख भी बहू का सुख दुख होता है। टूनी की बातें उसके ससुराल वालों के दिल को छू लेती हैं। अब पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ रहता है। ढोलकपुर के जंगल में सारे पंछी खुशी खुशी रह रहे थे। जंगल के सारे पंछी बहुत खुश थे क्योंकि नया साल आने वाला था। सभी पंछियों ने अपने अपने घरों की मुरम्मत भी कर ली थी। लूसी कबूतर अपनी मुंह बोली बहन रानो के घर जाता है। वहां जाकर देखता है तो रानो का घर अभी तक नहीं बना था। कबूतर रानो से बोलता है, रानो बहन, अभी तक तुम्हारा घर बनकर तैयार नहीं हुआ है। हम सभी ने तो घर बना लिए हैं। क्या बताऊं कबूतर भैया, कन्नू चिड़े के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। कोई बात नहीं रानो बहन, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ घर बनाने में। फिर रानो चिड़िया और लूसी कबूतर घर बनाने में जुट जाते हैं। शाम होने से पहले पहले दोनों घर का ढांचा बना लेते हैं। अब बस छत पर सूखी घास डालना बाकी था। रानो चिड़िया, अब छत पर सूखी घास डालना बाकी है। अब हम जंगल में जाकर सूखी घास का प्रबंध करते हैं। फिर वे दोनों जंगल से सूखी घास लेने चले जाते हैं। दूसरी तरफ कालू कौआ रानो चिड़िया का घर बनते सोच रहा होता है, आज मौका अच्छा है रानो से अपना बदला लेने का। इसे मैंने बस मुझसे शादी करने को ही बोला था, इसने मुझे सभी पंछियों के सामने थप्पड़ ही मार डाला। आज देखता हूँ कैसे जाएगी राजा के महल में नया साल मनाने। फिर कालू कौआ उसके घर का ढांचा तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। इधर रानो चिड़िया और लूसी कबूतर सूखी घास लेकर जब घर पर पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं था। रानो चिड़िया रोने लगती है। चुप कर जाओ रानो चिड़िया, ये सब किसने किया होगा? किसकी दुश्मनी है तुम्हारे साथ? मुझे तो लगता है ये सब कालू कौए ने किया है। जब से मैंने उसे शादी करने के लिए मना किया था तब से वह मेरा हमेशा नुकसान ही करता आ रहा है। शाम होते ही सारे पंछी राजा के महल में नया साल मनाने चले जाते हैं। राजा को महल में रानो चिड़िया और कबूतर दिखाई नहीं देते। मंत्री, रानो चिड़िया और कबूतर को बंदी बनाकर महल में पेश किया जाए। उन्होंने राजा के निमंत्रण का अपमान किया है। रानो चिड़िया और कबूतर को बंदी बनाकर महल में ले आते हैं। रानो, क्या तुम्हें पता नहीं, हर बार नए साल का जश्न महल में मनाया जाता है। तुम दोनों ने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुम दोनों को हमारी आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए कड़ी सजा मिलेगी। नहीं नहीं महाराज, पहले हमारी बातों को सुना जाए। रानो रोते हुए सारी बात राजा को बताती है। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट कौवे को और डाल दो इसे जेल में। मंत्री तोताराम, हमारी तरफ से इस नए साल पर रानो चिड़िया को नया घर तोहफे में दिया जाए। इस तरह रानो चिड़िया खुशी खुशी अपना नया साल सभी पंछियों के साथ राजा के महल में मनाती है। उदयपुर के जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया बहुत ही गरीब
और अनाथ चिड़िया थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। टूनी टूटी फूटी झोंपड़ी और दूसरे के खेतों में काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा किया करती थी। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आने लगता है और देखते ही देखते बर्फ गिरने लग जाती है। धीरे धीरे सर्दी तो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ठंड से बचने के लिए मुझे लकड़ियों का इंतजाम करना ही होगा। फिर पास में पड़ी फटी चादर ओढ़कर टूनी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह टूनी लकड़ियों की तलाश में निकल जाती है, लेकिन बर्फ गिरने की वजह से जंगल में कहीं पर भी सूखी लकड़ियां नहीं थी, जिसके कारण टूनी को लकड़ियां मिलने में बहुत परेशानी होती है। निराश मन से टूनी घर वापस आ जाती है। आज मुझे फिर से लकड़ियाँ नहीं मिली। अगर मिल जाती तो आग जलाकर मुझे ठंड से राहत मिल जाती। पता नहीं कब तक मुझे ऐसे ही ठंड में ठिठुरते रहना पड़ेगा। बढ़ती रात के साथ ठंडी हवाएं और भी तेज हो जाती हैं। तभी कुछ समय बाद दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। अरे, इस समय दरवाजे पर कौन आ सकता है? टूनी जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती एक बूढ़ी चिड़िया ठंड में ठिठुर रही थी। माँ जी, आप कौन हो? इतनी रात गए, वो भी बिना चादर के इतनी ठंड में क्यों घूम रही हो? बेटी, मैं दूसरे जंगल जा रही थी, लेकिन अंधेरे के कारण रास्ता भटक गई हूँ। मेरी मदद कर दो। आज रात रुकने को मुझे अपने घर में जगह दे दो। टूनी चिड़िया को बूढ़ी अम्मा पर दया आ जाती है और उसे अपने घर के अंदर ले आती है। टूनी चिड़िया मन ही मन सोचती है, पता नहीं कैसे होंगे इसके घर वाले जो इसको इतनी ठंड में अकेली बाहर भेज दिए। टूनी चिड़िया अपना कंबल बूढ़ी चिड़िया को ओढ़ने को दे देती है, खुद बिना कंबल के सो जाती है। सुबह जब टूनी की नींद खुलती है तो उस बूढ़ी अम्मा को उठाने को उस कंबल को हटाती है और हैरान रह जाती है क्योंकि वहाँ पर बूढ़ी अम्मा नहीं होती है। अरे, ये क्या? बूढ़ी अम्मा तो चली गई बिना कुछ खाए। मुझे भी बहुत भूख लगी है। मैंने भी कल रात से कुछ नहीं खाया। तभी उस कंबल से एक चमचमाती रोशनी निकलती है और उस कंबल से भोजन की प्लेट उसके सामने आ जाती है। भूख इतनी जोरों से थी, टूनी झट से खाना शुरू कर देती है। कंबल ओढ़कर टूनी चिड़िया बोलती है, काश मेरे पास लकड़ियाँ होती तो मैं ठंड से बच जाती। तभी लकड़ियाँ टूनी के सामने आ जाती हैं। अरे, ये क्या? कहीं ये जादुई कंबल तो नहीं? लगता है वो अम्मा जादुई थी, जिससे यह कंबल भी जादुई हो गया। कंबल ओढ़कर टूनी चिड़िया बोलती है, काश मेरे पास लकड़ियाँ होती तो मैं ठंड से बच जाती। तभी लकड़ियाँ टूनी के सामने आ जाती हैं। अरे, ये क्या? कहीं ये जादुई कंबल तो नहीं? लगता है वो अम्मा जादुई थी, जिससे यह कंबल भी जादुई हो गया। फिर टूनी उस जादुई कंबल से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उस जादुई कंबल से पूरा करती है। टूनी जंगल में ठंड से ठिठुर रहे पंछियों को उस जादुई कंबल से ज़रूरतमंद चीज़ें देती है। इस तरह खुशी खुशी टूनी चिड़िया जंगल में पंछियों की मदद करती है।